सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। IMF का जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आया हुआ है और IMF वफ़द और मुआशी टीम के दरमियान तारुफी मुलाकात भी हो गई है। वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर तवानाई की IMF मिशन से अलग अलग मुलाकातें शेड्यूल हैं। वाज़ेह यहाँ पर रहे कि वज़ारत ख़जाना की जानिब से दावा किया जा चुका है कि पाकिस्तान ने दूसरे जायजे के अहदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए। पाकिस्तान को IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट प्रोग्राम के तहत $1.1 अरब की तीसरी किस्त के इजरा की तवक्को है। अब एक जानिब IMF के मामलात हैं, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने मुल्की मईशत पर पड़ने वाले गैर ज़रूरी बोझ को कम करने के भी इक़दाम शुरू कर दिए हैं और वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इसी तरह वज़ीर ख़जाना का भी ये कहना है कि सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा, हुकूमत को अपने अखराजात में कमी लानी होगी, जबकि दोस्त ममालिक ने साफ ये कह दिया है कि अब इमदाद, तिजारत और सरमायाकारी ही की सूरत में करेंगे। तो इस तमाम सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान IMF मिशन को मुतमईन कर पाएगी, कर्ज का इजरा हो जाएगा और मुल्की मईशत पर पड़े गैर ज़रूरी बोझ को कम करने के लिए क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ये सवाल लेके मैं अपने पैनलिस्ट के सामने जाऊँगी। तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब वीडियो लिंक के ज़रिए और आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं। आमिर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। ये जो IMF मिशन है, एक तो इससे मुलाकातें शेड्यूल है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या इस वक्त हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात ये कि माहिर मईशत एहतशामुल हक साहब की मौजूदगी में मुझसे तो ये सवाल पहला बनता नहीं है, लेकिन कर लिया आपने। पाकिस्तान नहीं चॉइस नहीं है, इस वक्त कोई चॉइस नहीं है कि वो IMF की शराइत पे अमल ना करे, क्योंकि जो हमारी इस वक्त मईशत की सूरत हाल है उसके लिए हमें IMF प्रोग्राम दो कहते वजह की जो है उसकी जरूरत है। पहला तो ये कि जाहिर है कि उससे पूरी मार्केट्स के अंदर स्टेबिलिटी आएगी और पाकिस्तान के लिए जो दीगर इदारों से हमें जो फंडिंग लेनी है, मल्टीलैटरल हो, बायलैटरल हो, ममालिक हो, वो हमारे लिए खुल सकती है। दूसरा, हमारी मार्केट्स में एक इत्मीनान आएगा, दुनिया को इत्मीनान आएगा कि पाकिस्तान जो है अंडर द एम्बिट ऑफ IMF चल रहा है। अब हमें इसका बारे में बिल्कुल पता है कि उससे तकलीफ होगी, फैसले सख्त करने होंगे और उसमें सबसे ज्यादा जो उसकी कॉस्ट होती है वो हम देखते हैं कि अवाम को भुगतनी पड़ती है। अब तक IMF ने उसकी 2-3 रिकमेंडेशन होती हैं जो हमने हमेशा देखी, वो उस पर अमल होता है कि जी इंटरेस्ट रेट को ज्यादा किया जाए, अपना सब्सिडीज का खात्मा किया जाए, जो आपकी करेंसी है उसकी डिवेल्युएशन का खतरा रहता है, बल्कि उनकी शराइत में से एक शराइत होती है जब वो फ्री फ्लोट की बात करते हैं तो उसका जो कॉस्ट होता है जो है वो जाहिर है कि आम आदमी पे भी बहुत ज्यादा आता है। जहां तक बात है कि जो सबसे अच्छी बात होगी वो ये होगी कि हुकूमत जो है अपना इसराफ खत्म करे। आप ये समझिए, इसके मैं ये नहीं कहता कि जब वो बेल्ट टाइटनिंग हुकूमत कर लेगी तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन अलामती तौर पर बहुत जरूरी है। हमें पता है कि हुकूमत का जो खर्च होता है वो जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका तकरीबन 15-16% के करीब है, तो कोई बहुत ज्यादा आप चीज वहां पे मारने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अलामती तौर पे ये जरूरी बात यूं होता है कि आप जब आम आदमी से कुर्बानी मांग रहे हैं, मिडिल क्लास से मांग रहे हैं, एक मेहनत कश से मांग रहे हैं, एक दहकान से मांग रहे हैं, देखते हैं हमारे जो अफसरशाही है, हमारे जो सियासतदान है, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, MNAs, MPAs, वुज़रा, मुशीर, इनके अल्ले तल्ले जो है वो कम होने चाहिए। एक लेवल माइन्यूट सा फर्क पड़ेगा, लेकिन जरूरी है कि क्या ये छोटी गाड़ियों में आएंगे, क्या अपने साथ 6-6, 10-10 गाड़ियों का, 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके ही चला करेंगे। इनके और जो खर्चे होते हैं, जिनको टिकट्स मिल रहे हैं और जिनकी आयशियाँ होती है वो कम होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। फिर हुकूमत के साइज में कमी जरूरी है बहुत, क्योंकि जब आपने 18वीं तरमीम लेकर आ गए, आपने पावर्स डिवॉल्व कर ली, तो 2 जगह ऐसी मिनिस्ट्रीज चलाने की जरूरत नहीं है। उनकी तादाद में है तो प्रोविंस में कम कर दें भाई, या फिर उसको वफाक में कम कर दें, कहीं पर आपको कम करना पड़ेगा। और ये आखिरी बात मैं करूंगा कि जो आपके रियासती इदारे हैं, चाहे वो PIA हो, स्टेट रन इंस्टीट्यूशन, रेलवे, सबका कबाड़ा बैठ चुका है। तो हुकूमत का काम ये नहीं होता कि वो रिक्रूटमेंट एजेंट का काम करे, लोगों को नौकरियां उस तरह से दे के जी एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल एक्सचेकर दे रही हो, तो उसका ये काम है कि ये काम भी ना करे और एक गुड गवर्नेंस की तरफ जाए। अब देखिए, माजी में तो इन लोगों ने हमेशा मायूस किया है, इस पर दफा क्या करते हैं, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। जी ठीक है। एहतशाम साहब, आप तो शहरी इक़्तिदार में बैठे हैं, IMF का मिशन भी है इस वक्त पाकिस्तान में, क्या खबरें आ रही हैं? और दूसरा ये कि इस सवाल को किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे कि गैर ज़रूरी बोझ को हमने कम करने के लिए क्या इक़दाम करने हैं इस वक्त?
मेरा ख्याल आमिर साहब ने 4-5 बुनियादी पॉइंट तो बता दिए हैं, उसी के गिर्द सारा मामला जो है ना वो मेरा ख्याल आगे चलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है जो 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है बहुत अहम है आमना, वो ये है कि पहली तो बात यह है कि 23वां प्रोग्राम IMF का, अब 24वें प्रोग्राम में जाना है। और आपने देखा एक आध प्रोग्राम हमारा हुआ है, बाकी हम बीच में छोड़ के चले गए, इसलिए कि हमने जो अहदाफ मुकर्रर किए थे IMF के साथ पूरे नहीं किए। अभी 1.1 बिलियन डॉलर की आखिरी किस्त जो हमें मिलनी है, 3 बिलियन डॉलर का पुराना जो एक्सटेंडेड फंड वाला अपना फैसिलिटी है हमारी, वो अप्रैल में मिल जाएगी। उसकी वजह यह है कि हमने प्रायर एक्शन सारे पूरे कर लिए हैं, पानी, बिजली, गैस सब बढ़ा दिए हैं, आदाफ रेवेन्यू के हमने बढ़ा दिए, लिहाजा वो मुतमईन है। अब अगली बात आती है कि जी क्या फ़र्क पड़ेगा कि नए जो हमारे मिनिस्टर बने हैं, औरंगजेब साहब, ये तीसरे बैंकर हैं, इससे पहले शौकत अजीज़, शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। मुझे जो ज़ाती तौर पे मैं कभी मिला नहीं, जो मुझे 2-3 बातें उनकी अच्छी लगी हैं, मैं उस हवाले से बात करूँगा। एक तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी ठीक है, अब तो डू और डाई वाली बात है, नाउ और नेवर वाली बात है। मेरा ख्याल है एक चीज़ है पॉलिटिकल विल, जो रोज़ाना हम कहते हैं कि अगर हुकूमतों की होगी तो बात बनेगी। अब क्योंकि सियासतदान कोई नहीं बना इस वक्त, हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो इनके ज़ाहिर है इनका कोई ऐसा बैगेज नहीं होगा या इनके ऐसे मसाइल नहीं होंगे कि इन्होंने सियासी लोगों की बातें सुननी है। तो वो जो कह रहे हैं ना कि हमें एक बड़ी एक्शनेबल और इम्प्लीमेंटेबल हमें अहदाफ हमने मुकर्रर करने हैं ताकि हम इस जंजाल से निकल सके जहाँ फंस चुके हैं। एक वो कहते हैं हमने पैच वर्क करके देख लिया, इससे बात नहीं बनेगी, हमें बड़े फैसले करने हैं। मुझे जो आमना सबसे अच्छी बात उनकी लगी है ना, जो मुझे ज़ाती तौर पर लगता है सबसे बड़ी बात है, इस वक्त हमारे इंटरेस्ट रेट हैं 22%। आप मुझे बताएं 22% इंटरेस्ट रेट पे कौन बंदा है जो कर्जा लेगा, उसके बाद इंडस्ट्री लगाएगा और फिर देखेगा पानी, बिजली, गैस के नर्ख कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं। लिहाजा एक अरसे से हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की आप कहें ना सरमायाकारी मनफी में चली गई। प्राइवेट सेक्टर नहीं आता तो बाहर का सेक्टर भी मुल्क में नहीं आता। तो मेरा ख्याल है ये अगर जो उनका कहना है ना कि जी मैं तेज़ी से नीचे लेके आऊँगा, अगर वो ले आते हैं, वैसे तो ये एक मजाक बना हुआ है कि जी इंटरेस्ट रेट इसलिए रखे जाते हैं कि जी महंगाई को कंट्रोल करना है, महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो सकी, नतीजतन सरमायाकारी भी नहीं हो रही। फिर दूसरा, जिस तरफ आमिर साहब ने इशारा किया, देखें ना 1100 अरब की ये हमारी हेमरेजिंग हो रही है, ब्लीड कर रहे हैं ये जो एसओजीज हैं, हमारी स्टेट कॉरपोरेशन है, भाई ये क्यों रखा हुआ है? जिनको जनरेशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक अजाब बना हुआ है, यानी 5 ट्रिलियन रुपीस का हमारा ये गर्जी कर्जा हो चुका है। मतलब आप देख लें कि चोरियां ये नहीं रोक सकते, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ये नहीं रोक सकते, और ट्रांसमिशन लॉसेस ये नहीं रोक सकते, और वसूल करने के लिए आपको कहते हैं कि जी हमें बढ़ा के दें, इंटरेस्ट बढ़ा दिए जाएँ गैस और बिजली के। मेरा ख्याल है एक ये चीज़ है। दूसरा थोड़ा सा इन्होंने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। ठीक है। अब ये जो हुकूमत कर्जे लेने जा रही थी ना, बॉन्ड मार्केट में बाहर जाती थी, पहली दफ़ा ये पैंडा बॉन्ड जो है ना, जो चाइना में कहते हैं कि अनटैप एक है सेक्शन वहाँ पे चाइना का, वहाँ से जाके कर्जा लेने की कोशिश करेंगे तो एक को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मेरा ख्याल है ये 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जिस तरह साइज़ की बात हो रही है, हुकूमत का साइज़ कैसे कम होगा, ये जल्दी से कर लें, और उसके बाद ये कि प्राइवेटाइजेशन तेजी हो, और फिर जो अहदाफ मुकर्रर करें आप उसमें कायम रहें, तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है जी, लगारे साहब। देखें, दोनों बड़े मईशतदान जो हैं वो बोल चुके हैं और मैं उसमें कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकूँगा। बात यह है कि हम एक ऐसी गाड़ी पर बैठकर मंजिल मकसूद की तरफ जा रहे हैं जिसका ईंधन जो है हम कर्ज पर लेते हैं और वो कर्ज अदा करने के काबिल नहीं होते हैं, फिर नया कर्ज लेते हैं और हम मंजिल मकसूद पर भी नहीं पहुँच पाते हैं और हमारा कर्ज भी ऊपर चढ़ता जाता है। ये है हमारे मुल्क की मईशत की सूरत हाल। और हमने आमिर साहब ने अच्छी निशानदेही कि हम जो 11,000 अरब का खर्चा करते हैं और हमारे इदारे जो हैं वो बिल्कुल नुकसान में चल रहे हैं, तो उससे पहले जो हमने बेचे हैं उनका क्या फ़ायदा हुआ है, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया है। हमारे कराची के अंदर बड़े बड़े डिपो हुआ करते थे एसआरटीसी के, हमारे कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बड़े बड़े डिपो, बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, कहाँ हैं वो ज़मीनें? करोड़ों नहीं अरबों रुपए की ज़मीनें थी, वो कहाँ हैं? खरबों की ज़मीनें थी, वो कहाँ चली गई हैं? मुझे स्टील मिल की मैंने बेशुमार जगहों पर उनके अपने ज़मीनें थी जहाँ पर उनके वो खड़े होते थे, गाड़ियों के पूरे का पूरी खेप खड़ी होती थी, सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी होती थी, शहर भर में चलती थी। ना वो गाड़ियाँ रहीं ना वो ज़मीनें रही हैं जहाँ पर वो खड़े होते थे। उनके गैराज कहाँ गए? उनके वो सारे अरबों के खरबों के वो सारे के सारे अराजी, ज़मीनें, सारा कुछ जो है वो तो पहले ही खप गया है। अब बाकी जो कुछ भी होगा उसको भी औने तमाने दाम है। अब तक की अगर प्राइवेटाइजेशन की तहकीकात कराई जाए तो पाकिस्तान को खरबों रुपए का चूना लगाया गया है। सारी की सारी जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी वो धोखा था, फ्रॉड था, और वो सारे के सारे लूट मार थी, बेमुहाबा लूट मार थी, जिसके तहत पाकिस्तान को लूट कर ऐसे कर दिया गया। अच्छा, फिर ये है कि जहाँ पर आप पब्लिक सेक्टर की चीज़ों को आपने प्राइवेट सेक्टर में दिया है या आपने पार्टनरशिप पर दिया है या आपने
मुनाफे के को शेयर करने के, वहाँ से आपको क्या मिल रहा है? अब तक कोई चीज़ आई है? आपके ख़जाने के अंदर बहुत सी चीज़ें आपने प्राइवेटाइज की थी जिसमें आपका पब्लिक का शेयर भी था, उनका हमें पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पर क्या मिल रहा है। इसमें ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं होती है तो फिर एक और बड़ी तबाही होगी, फिर आप खड़े होंगे। मैं समझता हूँ कि रीनिगोशिएट करना चाहिए आपको अपने कर्जदारों से भी और IPBs के साथ। हम कब तक ये इतने बड़े बोझ के नीचे दबे चले जाएंगे? हमारे यहाँ जब ये चली गई है इतने महंगी 69 के करीब चली गई है पर यूनिट बिजली, तो सही कह रहे हैं, कौन आएगा आपके पास वो इंडस्ट्री लगाने के लिए? कौन आपके यहाँ आएगा जब उसको एनर्जी हासिल नहीं होगी? जहाँ सुर्ख फीता हर चीज़ में रुकावट डालेगा तो फिर क्या करेंगे हम? शाह साहब, ये आपको लग रहा है कि इंटेंट है इस बार, जिस तरह के मामला चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, उसको देखते हुए चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएंगी भी? आमिर साहब और शान साहब ज़गारी साहब ने पेश किया, लेकिन मैं उसको ज़रा सा उसमें थोड़ा सा रंग भरने की कोशिश करूँगा। बाकी तो तमाम बातें हुई हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि 23वां प्रोग्राम है और आज तक हमारी इकॉनमी मज़ीद डिजास्टर की तरफ जा रही है। रीज़न क्या है? हम जितने लोन ले रहे हैं उनके एक्सपेंडिचर्स क्या है, उनका फोकस क्या है, लगाते कहाँ हैं, और क्यों हमें हर बार ज़रूरत पड़ती है कि हम IMF के पास जाएँ, वर्ल्ड बैंक के पास जाएँ, या दोस्त ममालिक से जाके चंदे मांग के लाएँ, या उनसे शॉर्ट टर्म जो है वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाएँ। जो अहम नुकता है वो यही है कि आपके नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। क्या ये पैसा इसलिए आ रहा है कि आप अपने अशराफिया और जो पाकिस्तान के अंदर शाही ख़ानदान है उनके एक्सपेंडिचर्स पूरे करने के लिए, आपको सिस्टम रन करने के लिए? दूसरा देखें, एक इस दफ़ा जो ये एक्सटेंडेड फैसिलिटी है जो बार बार हम जिक्र करते रहे, वो तो आगे शायद पाकिस्तानी गवर्नमेंट दोबारा IMF के पास एक्सटेंड करने के लिए जाएगी $7 से $8 बिलियन पे। लेकिन ये $1.1 बिलियन वो तो जाहिर बात है कि मिल जाएंगे क्योंकि तमाम आदाब हमने हासिल कर लिए। लेकिन वो हमारे पास एक क्लाइमेट चेंज जो डिजास्टर का जो बार बार हम जिक्र करते हैं, वो एक फैसिलिटी है कि वो हमारी IMF के पास जाएँ और बड़े आसान शराइत पे वो कर्जा लेके आए। लेकिन वो कर्जा यूटिलाइज का आप अगर अपनी ब्यूरोक्रेसी को देखें बार बार हम डिफेंस बजट की बात करते हैं। और इसमें एक और आम नुकता, कल मैं एक जगह पढ़ रहा था, बजट में जिक्र भी हुआ कि इस दफ़ा इंडिया जो कि IMF के बोर्ड के ऊपर उसने बाकायदा खत लिखा है IMF को कि वो पाकिस्तान को लोन की फैसिलिटी की एक्सटेंशन लिंक करे कि ये पैसा जो है वो डिफेंस बजट के ऊपर यूज़ नहीं होगा। ये बड़ा अहम आगे मसाइल पाकिस्तान के लिए आएंगे। दूसरा एक जो आम मुद्दा है वो ये है कि हम ब्यूरोक्रेसी को क्यों फोकस नहीं करते, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें हमारे यहाँ जितनी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, अरबों डॉलर जो है उनके फ्यूल, उनकी गाड़ियों और उनके नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स पर चल रहे हैं। IPBs की बात की साहब ने तो $5 ट्रिलियन अपनी जगह पे जो आप बिजली दे रहे हैं, मुफ्त गैस दे रहे हैं लोगों को, उसके ऊपर क्यों कट नहीं है? और दूसरे देखिए बजट टाइटनिंग आपने करनी होगी, आपने अशराफिया के बजट को भी कट करना होगा। आप पे जा रहे हैं, आप आवाम पे मजदूर बिजली के रेट बढ़ाएंगे, गैस के रेट बढ़ाएंगे, टैक्स लगाएंगे, लेकिन वो पैसा जो आके इन अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी और जो टॉप नॉच है इस मुल्क की, अगर वो खा रहे हैं, उनके बच्चे खा रहे हैं और वो मुफ्त की फैसिलिटीज यूटिलाइज कर रहे हैं, मुफ्त का पेट्रोल फूक रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें इस चीज के ऊपर भी फोकस करना होगा। और बेशक अगर हम देखते हैं अगर हमारे जो कि जरूरी नहीं है उनको अगर कट किया जाए तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। शायद मेरे ख्याल में हम अपनी इकोनॉमिक सर्वाइवल की तरफ देखें तो इंडिजिनस रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, क्या हम अपने मिनरल रिसोर्सेज को दोबारा यूटिलाइज करके इस हद तक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हैं कि हमें ना जाना पड़े। ये तमाम चीजें उसको होंगी जब आप के अंदर एक करप्ट सिस्टम और करप्ट माफिया जो है उसको अकाउंटेबल ठहराएंगे। ठीक है, लेट्स सी, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा फॉर्मिडेबल चैलेंज जो हम देख रहे हैं इस हुकूमत को दरपेश है वो ये मईशत से जुड़ा हुआ चैलेंज। अब देखना ही है कि किस तरह से इसको इस वक्त कोप किया जाता है इस हुकूमत की जानिब से। एक और आज अहम खबर आज की वो ये कि पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो उनकी एक प्ली थी वो रिजेक्ट हो गई है। समाअत हुई जिसमें बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 226 में से 78 सीटों की हकदार है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आर्टिकल 106(3)(m) के तहत मखसूस नशिस्तों की अहल है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि लिस्ट कब देनी है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस सियासी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, लिस्ट जमा नहीं करवाई, वो किस तरह मखसूस नशिस्तों की अहल हो सकती है। जीरो के साथ जो भी जमा करें वो जीरो ही होता है। इलेक्शन कमीशन, दीगर फरीकैन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ये जो पिटिशन थी इसको डिसमिस कर दिया। और इस फैसले को हमारे पैनलिस्ट कैसे देख रहे हैं? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल या हकदार थी भी, जिस तरह से जो मामला आज हमने देखे अदालत में? ये सवाल लेकर मैं बढ़ूंगी। सबसे पहले एहतशामुल हक साहब आपकी जानिब
किस तरह से देख रहे हैं? एक तो आप पहले भी बोलते रहे कि जी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, लेकिन आपको लगता है इसके बाद ये शोर थमेगा या ये मामला आगे बढ़ेगा फिर? देखिए, फॉर द टाइम बीइंग तो एक बहुत बड़ा धचका सेटबैक तो है पीटीआई के लिए। और आपको देखा होगा हमने कि बड़े कहा जा रहा था कि जी पेशावर हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिलेगा, और ये एक बन गई ये बात कि जी पीटीआई को पेशावर हाई कोर्ट से और पीएमएलएन को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है जब चाहते हैं। लेकिन शुरू में जो ऑब्जर्वेशन उनकी आई थी उससे तो लग रहा था पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की कि शायद ये पीटीआई के हक में फैसला हो, लेकिन दो बुनियादी सवाल जो उठाए गए। अब देखें ना, बात वही आती है कि हमारी अदालतें वो शवाहद की बुनियाद पे कम, हालात की बुनियाद पे ज़्यादा फैसले करती हैं। अभी जो इस वक्त परसेप्शन बना और वो वाकई जो लॉ पॉइंट पे आके जब मारेंगे ना, अब सब लोग कहते हैं कि जी आइन तो सीधा सीधा कहता है कि जी आप एक बाकायदा पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन लड़ेंगे। जिस पार्टी में आप जम हुए हैं उनके खुद अहमद अल्लाह साहब जो है ना वो आज़ाद, उनसे पूछा जाए कि आपको सिंबल अलॉट हुआ था तो आप आज़ाद इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत थी? वो लड़ने के बाद फिर वो इधर आए अपनी कौंसल में, और बाकी फिर आपने देखा पहले एक और पार्टी के साथ बात हुई थी, वो बात उनके साथ नहीं बनी, और उसके बाद इनके साथ मामला तय करने की कोशिश की है। और फिर ये बार बार एक बात आप लोग, मैं, लगारी साहब सारे ही कहते थे कि भी एक बुनियादी एक शर्त है कि भी आपने वो लिस्ट जमा करानी होती है 3 दिन पहले, उसके टाइम मुकर्रर होता है कि आप किन लोगों को मखसूस लिस्टें दिलवाना चाहते हैं, मिनॉरिटी की लिस्टें आपने नहीं दिलवाई, वो आपने मौका ज़ाया कर दिया। अब जाहिर सी बात है इसमें एक देखें, जब आपको याद होगा जो इलेक्शन कमीशन में फैसला हुआ था तो पंजाब के जो मेंबर थे आमना, उन्होंने कहा था कि मैं एग्री करता हूँ कि इनको हक नहीं पहुँचता, लेकिन अगर ये सीटें आपने बाकी जमातों को देनी है तो इसके लिए आपको बाकायदा एक 2/3 के साथ, जिसको कहते हैं आइन साजी करनी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं हो सकता। चलें वो तो बात की बात है। फॉर द टाइम बिंग तो बहुत बड़ा सेटबैक है कि 78 सीटें वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दूसरी पार्टियों में चली जाएंगी। मेरा अपना ख्याल है कि ये ज़्यादा सवाल आमना पॉलिटिकल सवाल है। आप हर किसी से लड़के बात नहीं मनवा सकते। आप सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला शुरू करें, अपने रिलीफ तलाश करें। ठीक है, अली जफर साहब ने कह दिया कि जी हम जाएंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो तो फिर ठीक है, बात की बात है। आप लेकिन है कि एक बड़ी अदालत से आपके खिलाफ फैसला आया तो आपने जो नुक्ता नजर जो बना रखा था कि नहीं जी हमें मिलनी चाहिए और आइन कहता है वो नहीं मिला। चले सर, आपका टेक इस पर, पैनलिस्ट की राय लेंगे पेशावर हाई कोर्ट की आज के इस फैसले से मुतालिक, और आगे क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या यहाँ पर रुक जाएगी या इसके लिए मजीद फाइट जारी रहेगी? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। पेशावर हाई कोर्ट का जो आज का फैसला आया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स देने के हवाले से उनकी जो पिटीशन थी वो रिजेक्ट हो गई है। इसको हमारे पैनलिस्ट किस तरह से देख रहे हैं और आगे चल के क्या मामला चलेंगे, ये सवाल लेके मैं आमिर ज़िया साहब की जानिब बढ़ूंगी। आमिर ज़िया साहब, आपका टेक इस पर? ये शाम साहब ने रोशनी डाली, बिल्कुल पीटीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, उसको एक सेटबैक भी हुआ है। लेकिन हमें समझना ही चाहिए कि हमारी पाकिस्तान की सियासत में टेढ़ापन आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आइन और कानून की बात देखें, जो इंटरप्रिटेशन हुकूमत दे रही है, जो इंटरप्रिटेशन जो है उसकी जो कहते हैं तशरीह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी, अदालत ने दी थी पेशावर हाई कोर्ट ने, उससे तो समझ में ये आता है कि जी चीज़ें जो हैं मतलब कानून और आइन के मुताबिक हो रही हैं। लेकिन साथ साथ फिर एक और यहाँ पे टेढ़ापन आ जाता है कि जो पार्टी जिनकी बहुत कम नुमाइंदगी है उनको अगर सीट्स मिल जाती हैं इसके बदले में, तो वो उसके मुताल्लिक चीज़ें क्या होती हैं। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि असल बात जो इरशाद साहब ने कही, मैं दोहराऊंगा कि जब जमा मकाम के खिलाफ हों, इस वक्त जो है समझना ये चाहिए कि सिस्टम जो है वो पीटीआई को रिलीफ देने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो सीधा उड़े टेढ़ा उड़े, उसमें एक आपको झोल नजर आ रहा है। तो उनको सबसे पहले पीटीआई को सोचना ही चाहिए कि जब उनके रिवायती जो मेथड्स हैं एहतजाज करने के, शोर मचाने के, वो काम नहीं कर रहे, वो बहुत तड़पे हैं, फड़के हैं, सब कुछ उन्होंने करके देख लिया, मकबूलियत भी है उनकी, लेकिन उनको मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये वक्त आ गया कि वो अपनी हिकमत अमली पे नजरसानी करें, वो ये देखें कि जी किस तरह से हम जो है दोबारा सिस्टम में अपने लिए जगह बना सकते हैं। उन्हें ये भी देखना होगा कि जिस तरह की गलतियां सरजद हुई, और बड़ी फाश में गलतियां कहूँगा, हुकूमत की बात छोड़ें, हिज़्ब इख्तिलाफ में भी बहुत मेरे ख्याल में इनके पास अच्छे मौके थे जो पीटीआई ने अपने बेसब्रेपन की वजह से और उजलत के मारे उनको ज़ाया किया, और तमाम तर चीज़ें इनके हक में थी। लेकिन कहते ना कि आपने बना बनाया खेल जो है वो अपने मुहिम जोई की वजह से ज़ाया कर दिया उसकी, और अब जो है उसका अब आप उस फसल को काश्त कर रहे हैं, जो आपने बोया था उसको काश्त करो, न जाने कितने दिन मजीद करेंगे। उसका एक ही तरीका है कि जनाब आप न सा
बैक सीट लें, अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करें, देखें कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं। तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी हिकमत अमली टैक्टिक जो है वो काम नहीं कर रही है, बल्कि जितना ज्यादा उसमें वो कहते हैं कि कोशिशें करें उतनी ज्यादा उलझते जा रहे हैं, उतनी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तो मतलब है कि कोई गलती हो रही है या जो है उनको जगह नहीं मिल रही, तो फिर ज़ाहिर है आपको रीथिंक करना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं रीथिंक करेंगे, आप कहते हैं गड्ढे को गहरा करेंगे तो और फंस जाएंगे उसमें। सही करना क्या है, ये उनकी जो थिंक टैंक है उनका काम है। बिल्कुल। तो हमारा जो थिंक टैंक यहाँ बैठा हुआ है बोल का अफराद, हमारा काम नहीं कि हमको मशवरा दें। जी लगारे साहब, आपकी इसमें सारी गुज़श्ता रोज़ एहतशाम साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि इन्होंने मकबूलियत हासिल करना सीखा है और मकबूलियत को फिर इस्तेमाल करना और उसके ज़रिए और आगे बढ़ना नहीं सीखा है। वो एक जगह पर जाकर रुक गए हैं कि जनाब हमें इस बात पर मकबूलियत मिली है कि हमने कहा चोर है, डाकू है, अब इस बात पर हम मकबूल हो रहे हैं, अब क्या करें। तो देखें जनाब, ये बहुत ज़्यादा देर तक आपकी ये मकबूलियत रिलेवेंट नहीं रहेगी, ये रिलेवेंट हो जाएगी अगर आपने इसी तरह से अपने आप को, आपको 3 दिन लगे फैसला करने में, ज़्यादा वक्त लगा आपको फैसला करने, हम जमात इस्लामी में जाएंगे, हम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में जाएंगे, हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाएंगे, हम फलां जगह जाएंगे, हम फलां जगह जाएंगे। अब फिर जहाँ गए वो एक जगह से उन्होंने कहा भाई नहीं माफ़ करो, हम आपके साथ नहीं चल सकते, हमें न लें। फिर दूसरी जगह पर जो है वहाँ पर भी ये सूरत हाल हुई। आप एक और जगह पर गए जो खुद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े। अच्छा, फिर ये कि हम आखिर वक्त तक कहते रहे, आप अगर जो फैसला कर चुके थे कि जनाब यहाँ पर जाना है, तो उस वक्त आप अपनी लिस्ट तो ले आते मंजर आम पर, हम ही आपका केस लड़ते, हम कहते कि जनाब देखें उन्होंने कम से कम इलेक्शन के बाद 2-3 दिनों के बाद अपना एक फैसला भी कर लिया कि हम इस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी की एक लिस्टें भी उन्होंने पेश कर दी हैं। अब तक वो लिस्टें तो पेश ही नहीं कर सके हैं कि जनाब ये हमारी लिस्टें होंगी 78 सीटें, हम ये इन लोगों को हम अपना मेंबर बनाना चाहते हैं, मखसूस नशस्तों पर ख़वातीन ये होंगी, अक़लियतों के, वो अब तक वो नहीं है, मगर हमें सीट दीजिए। भाई किसकी सीट, कहाँ की सीट, कैसी सीट? अब आगे बढ़ना होगा आपको। बहुत ज़्यादा पानी पुल के नीचे से बह चुका है, अब आप इसके पानी के साथ बह जाएंगे अगर आप अपने आप को सोसाइटी के साथ रिलेवेंट नहीं करते हैं। रिलेवेंट करने का तरीका ये है कि आपकी मकबूलियत कहीं नहीं जा रही है। अगर आप किसी के साथ डायलॉग करने जा रहे हैं, कोई ना कोई दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। ये कहाँ से, किसने कहा है अगर आप मुज़ाकरात करेंगे तो आपकी मकबूलियत हवा हो जाएगी? आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि आपको ये समझा जा रहा है कि जनाब आपके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन आप अपनी इस ज्यादती के साथ मजलूमियत को भी बरकरार रखना चाहते हैं और बातचीत भी नहीं करना चाहते, तो कैसे होगा? ठीक, शाह साहब, वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से वो बंद गली में फंस चुकी है, अब रास्ता क्या आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बाहर निकलना होगा? देखिए, मकबूलियत के लिए तो वो एक सिंगल आर्मी है जिसके ऊपर वोट भी पड़ा और बानी चेयरमैन के नाम के ऊपर इन्होंने इलेक्शन भी जीता। मैं ये समझता हूँ कि जो सूरत हाल तहरीक इंसाफ को दरपेश है, खासतौर पर ये जो रिजर्व सीटों के हवाले से और आज जो पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन उसमें मैं थोड़ी सी ज़रा वजाहत ज़रूर करूँगा कि डिसीजन में अभी भी ये वाज़ेह नहीं हुआ कि जो बाकी सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी वो किसको मिलेंगी। ये पेशावर हाई कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर के अंदर इसका कोई किस्म जो है जिक्र नहीं था। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की स्टबर्ननेस और उनकी इंटरनल जो लीडर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी एक बहुत बड़ा जरिया बना है इन सीटों के जाने का। क्योंकि जमात इस्लामी से जब हमारी बात होती है तो उनकी टॉप लीडरशिप यही कहती रही है कि इनके आपस के इख्तिलाफात की वजह से पैचअप नहीं हो रहा। फिर वो MWM की तरफ गए, आखिर में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उन्होंने क्या रिव्यू नहीं किया, उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने देखा नहीं था कि किस सूरत हाल के अंदर है। मेरे ख्याल में ये तहरीक इंसाफ की जो वर्किंग कमेटीज़ हैं या जो उनकी पॉलिटिकल एज वेल एज लीगल कमेटीज़ हैं, उनकी नाअहली का सबूत है कि जो इतना गलत डिसीजन उन्होंने किया कि वो ऐसी पार्टी के साथ गए जिसका खुद अपना कोई फ्यूचर नहीं था। एक तो पॉइंट ये हुआ। दूसरा, देखें, मेरे ख्याल में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो PMLN है, पीपल्स पार्टी है या जो दूसरी है, उन्होंने बड़ी कमाल महारत से जो है तहरीक इंसाफ को घेरा हुआ है। अब देखिए, सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, सदारती इलेक्शन उन्होंने आराम से कर लिया, वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन उन्होंने आराम से कर लिया, सेंटर के अंदर 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने आराम से हासिल कर ली, और अब जो सेनेट में इलेक्शन होगा, सेनेट के अंदर भी ये तमाम पार्टियां बड़े मजे से जो है अपने तमाम कैंडिडेट्स को जितवा देंगी। पेशावर KP के अंदर आप देखें, आज शेड्यूल अनाउंस हुआ, 7 जनरल सीटें हैं, 2 खवातीन की हैं, 2 उलमा की हैं, 2 टेक्नोक्रेट की हैं। तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ भी फर्क पड़ेगा। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा एक अपने पॉलिसी के ऊपर करना होगा।
हम ये नहीं कहते कि वो जाके मुखालिफ जमातों के साथ बात करें, जिनके नैरेटिव के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ते रहे, उनके साथ बैठ के इत्तेहाद करें, लेकिन वो अपने आप को कहाँ इस वक्त स्टैंड करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि एक डिसीजन के बाद मजीद पोलराइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ अगर तहरीक इंसाफ जाएगी, एक बार फिर वही सिचुएशन होगी जो कि पोस्ट तहरीक इंसाफ होने के बाद उस वक्त ये गलती की, आपने गवर्नमेंट खत्म की, आपने पंजाब की गवर्नमेंट खत्म की, अगर एक स्टबर्ननेस रहेगी मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को मामला बिल्कुल अब ठीक है। हमारे पैनलिस्ट की राय आ चुकी है, इस वक्त बातचीत से ही होंगे। पीटीआई इस पे भी एहतजाज और एक लॉन्ग मार्च की जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि वो फिर प्लान किए जा रहे हैं। लेट्स सी के आगे जाके क्या बनता है, मामला देखते हैं। लेकिन जनाब यहाँ पर एक और हम देख रहे हैं इस वक्त जो हमारे सामने बैनुल-अक़वामी इशू वो ये कि रूस ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया कि रूस तकनीकी तौर पर जौहरी जंग के लिए तैयार है। प्यूटन ने खबरदार किया कि अमरीकी फ़ौज यूक्रेन पहुंची तो रूस जौहरी हमला करेगा, जबकि यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को अरबों डॉलर्स फौजी इमदाद फराहम करने पर इतफाक़ कर लिया और यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर के सरबराह ने यूक्रेन की हिमायत का ऐलान भी कर दिया है। क्या रूस की धमकी तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा हो सकती है? ये सवाल लेके मैं बढ़ूंगी। लगारे साहब आपसे आगाज़ करते हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, जब रूस ने, सोवियत यूनियन जब था, उसने 1 अगस्त 1949 को एटमी धमाका किया था और 1 अक्टूबर 1949 को ही चीन में इनकलाब आया था। तो उसके बाद जनवरी में अमरीकी सदर ट्रूमैन ने ख़त लिखा था स्टेट डिपार्टमेंट को कि जनाब हम बहुत ज़्यादा संगीन ख़तरात से दो चार हो गया है अमेरिका और आज़ाद दुनिया, उसने आज़ाद दुनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आज़ाद दुनिया बड़े ख़तरे से दो चार हो गई है। कोई ऐसी सूरत हाल बताई जाए कि हमारा आज़ाद दुनिया की हैसियत बरकरार रख सकें और हम इस सारी सूरत हाल से बाहर निकल सके, चूँकि जो है वो सोवियत यूनियन ने धमाका कर दिया है। अब सोवियत यूनियन के पास हज़ारों की तादाद में हथियार मौजूद हैं और आप जा रहे हैं जंग की तरफ। यूरोप और अमेरिका जो है वो यूक्रेन को जंग में इंगेज रखना चाहता है, वो यहाँ पर नेटो को लाना चाहता है। रूस किसी सूरत में नेटो का कदम जमाने नहीं देगा और रूस का ये मुतालबा है कि नेटो वारसा पैक्ट के मुकाबले में आया था और वहाँ पर कम्युनिस्ट ममालिक की जो फौजें थी उनके मुकाबले में जब वो तहलील हो गई हैं तो नेटो को एक सरमायादारी यूरोप की और अमेरिका की फौज के तौर पर क्यों बरकरार रखा गया है और उसको क्यों फैलाया जा रहा है, उसका असल मुतालबा ये है। और रूस चाहता है कि नेटो का वजूद नहीं होना चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और नेटो जो है एक साम्राज्यिक इदारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और देखा है हमने कि कौन सा, यानी ट्रंप तक कहते रहे हैं कि जनाब अफगानिस्तान में जाना गलती थी, इराक में जाना गलती थी, शाम में जाना गलती थी, अब ये वहाँ से आवाज़ें उठती हैं और अगर ट्रंप कल आते हैं तो इस सारे साल का इसका बोझ नहीं उठा पाएंगे। और ये जो कह रहे हैं प्यूटन, गलत बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि खुदा ना करे कि इस दुनिया के अंदर कोई दोबारा एटमी हथियार इस्तेमाल हो। या हथियारों का इस्तेमाल भी बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए, इंसानों के खिलाफ है। और ये जब आप इस फैसले करते हैं इस तरह से तो फिर ताकत का अगर तवाज़ुन कायम नहीं रहेगा तो फिर आपके लिए सूरत हाल ठीक नहीं रहेगी। अगर अमेरिका ये चाहता है और वो इस जंग बंदी के लिए आगे बढ़े। शाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये मामला किस हद तक जाएगा? देखिए, जहाँ तक मैं आपका सवाल तो नहीं सुन सका, अगर आप अपना सवाल दोहराइएगा। सवाल हमारा अभी जो हम देख रहे हैं सारी सिचुएशन में, रूस की जो धमकी सामने आई है, ये आलमी जंग का पेश खैमा हो सकती है? आपको लगता है कि ये एटमी जंग की धमकी? देखिए, बड़ी ताकतें हैं वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हैं, उनके इंटरेस्ट हमेशा अपने जाती रहे हैं। वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हैं, अपने जो है वो दिफाई इंटरेस्ट को देखते हैं। तो मैं नहीं समझता कि शायद धमकियों की वजह से कोई इस किस्म के एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन डायरेक्टली देखिए, प्रॉक्सी वॉर जितनी हो रही है, चाहे यूक्रेन के अंदर थी, अमेरिका की भी इन्वॉल्वमेंट बड़ी ओपन थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आप देखें इसराइल के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके अंदर किन किन ममालिक की इन्वॉल्वमेंट है, तो मेरे ख्याल में दुनिया के अमन को सबसे बड़ा खतरा ही बड़ी ताकतें हैं, चाहे वो रूस की शक्ल में, चाहे वो अमेरिका की शक्ल में। और देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका पिछले तकरीबन 3 दहाइयों के अंदर कितनी बड़ी तबाहियों का बायस बना है। अगर वो अफगानिस्तान की जंग रही है, क्या वो इराक की जंग रही है, वो मिडिल ईस्ट के अंदर जितना क्राइसिस रहा है और अब यूक्रेन के अंदर जितनी इंटरफेरेंस है, देखिए रूस को अपना सर्वाइवल जो है वो मुश्किल नजर आता है। जाहिर बात है कि अगर यूक्रेन के अंदर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट होगी तो इस किस्म के मसाइल होंगे, तो रूस अपने दिफा के लिए मेरे ख्याल में वो हर हद तक जाएगा, जैसे कि यूक्रेन के अंदर उन्होंने किया, आउट ऑफ वे जाके प्रॉक्सी वॉर के जरिए जरूर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट रही है, लेकिन अमेरिका का अपना एक स्टेक है, वो तमाम दुनिया के ऊपर अपना जो हेजेमनी है वो कायम करना चाहता है। वो रूस को भी दबाना चाहता है, वो चाइना को भी दबाना चाहता है। अब उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बात जाएगी वो मेरे ख्याल में तमाम दुनिया के लिए नुकसानदेह जरूर है। लेकिन एक बड़ी
चीज है कि अमेरिका कभी अपनी सरजमीन पे जंग नहीं लड़ा। आप देखिए जाके वो यूक्रेन के अंदर लड़ रहा है, वो अफगानिस्तान के अंदर लड़ रहा है, वो पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज के ऊपर लड़ रहा है, चाहे वो यूएई के मिडल ईस्ट के अंदर जा रहा है। तो देखना ये होगा कि आया इस तमाम जो एग्रेशन है उसके अंदर रूस खुद कितना इफेक्ट हो सकता है। आमिर साहब, आप क्या फोर्स कर रहे हैं सारे मामले में? ये पहली बात तो कि उम्मीद ये करनी चाहिए कि जी बेटर सेंस शुड प्रिवेल। और जो पहली बहुत खतरनाक हद तक है वो जो डूम्सडे क्लॉक है, वो वाकई तो चंद लम्हों की बात है, कहते हैं 12 बजने में तारीकी आने में, तो एक तो खतरनाक बात है। फिर हमें सवाल ये करना चाहिए कि इस यूक्रेन की जंग का जिम्मेदार कौन है, इसकी वजह से जंग जो शुरू हुई है। तो आपको पता होगा जब कोल्ड वॉर खत्म हो रही थी तो अमेरिका ने उस वक्त की क़यादत ने यकीन दहानी कराई थी कि हम नेटो की एक्सपेंशन नहीं करेंगे, और नेटो की एक्सपेंशन जो है वो वजह बनी है इस पूरी जंग की, क्योंकि जो सोवियत यूनियन और आज के रूस का कहते हैं ना कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था, उसमें मतलब है कि जो करीब आना चाह रहे हैं उसकी सरहदों पे आना चाह रहे हैं मगरबी ताकतें, उसको रोकना था। तो यहाँ पर जो है जो हम समझते हैं मतलब है कि बहुत सारे और दुनिया के लोग कि जी उन्होंने एक दिफाई पोस्चर अपनाया रूस ने, और कि नेटो की फोर्सेस उनके सरहद तक ना आए। अच्छा, यूक्रेन जो है वो दुनिया का टेस्टिंग ग्राउंड बन गया 21वीं सदी की वॉरफेयर का, और जितनी भी मतलब है हमारे जैसे ममालिक की फौजें भी बड़ा क्लोजली देख रही हैं कि वहाँ पे जो मैदान जंग में तजर्बे हो रहे हैं उससे सीख भी रहे हैं। तो पहली मरतबा ये हो रहा है कि जी जो मैदान जंग है वो बिल्कुल आईने की तरह शफाफ है, वो मतलब है अब कोई दुश्मन छुपा हुआ नहीं है। सैटेलाइट्स बता रही हैं, जीएसएम आपको पिन पॉइंट करके लोकेशन बता रहा है, वो दूरबीन देखकर जासूसों को भेजकर आपको फौजों की नकलो हरकत को नहीं देखना। तो जो मगरबी ताकत है, बड़ी ताकत है, वो हमेशा और दुनिया में हमेशा ये होता है कि वॉर वो एज अ मतलब है पैसा बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी को रवा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे लोग कितने ही कहते रहे कि जी बहुत जंग मुर्दाबाद और जंग से इंसानियत का कत्ल होता है, लेकिन जिनके पास ताकत और पैसा होता है उसके इस्तेमाल पैसा बनाने के लिए, मजीद ताकत हासिल करने के लिए। तो वहाँ जदीद तरीन हथियार टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर जदीद तरीन जो तरीका जंग है उसको आजमाया जा रहा है। जी, ये तो शाम साहब आपका इस पे सारी मामले पे क्या तज्जिया है? देखें, इसकी सबसे बड़ी प्रोवोकेशन देखें जो कल तकरीब हुई है ब्रसेल में, जिसमें स्वीडन को बाकायदा नाटो का मेंबर बनाया गया है। वो इतनी बड़ी तकरीब है यूरोपियन यूनियन की कि उससे इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल गया ना वो रूस के ख़िलाफ़। तो ये वहाँ से फिर बयान आया कि अच्छा अब ये करेंगे तो फिर न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और फिर दूसरा आप देख लें, उनकी धमकी 4 दिन पहले की भी है कि जिस दिन अमेरिकन सोल्जर आएंगे यूक्रेन में हम लड़ाई शुरू कर देंगे, न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे मामला। इसको ज़रा थोड़ा सा देखें कि 2-2.5 साल पहले तक आमना सूरत हाल ये थी कि यूरोपियन यूनियन अमेरिका से दूर हो रहा था, हर सियासी बात पे ना वो उनसे खिलाफ कर रहे थे। लेकिन जो ही यूक्रेन की बात शुरू हुई, वो जो ममालिक जो मेंबर नहीं है नेटो के, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड वगैरह, वो भी तेजी से मेंबर बन रहे। तो अमेरिका का ये हदफ तो बड़ी कामयाबी से काम हो गया कि उन्होंने इतना डराया उनको यूरोपियन यूनियन को कि वो सारे के सारे अमेरिका की छतरी में आ गए। अब अगला सवाल है कि जंग कैसे बंद होगी। सब लोग कह रहे हैं जब वाशिंगटन चाहेगा जब तब बंद होगी। इसी तरह कहा जा रहा है कि गजा की जंग तब बंद होगी जब वाशिंगटन चाहेगा। मेरा ख्याल है इस वक्त जो रूस के इर्द गिर्द जो किया जा रहा है, मेरा ख्याल उससे घबराहट के, जुझलाहट के, फ्रस्ट्रेशन के ये बयान दिया। मेरा नहीं ख्याल कि उनको भी अंदाज़ा है कि न्यूक्लियर जंग कितनी तबाहकुन होती है। रूस ने तो बहुत भुगता भी हुआ है, अगरचे स्टालिनग्राड आखिरी उन्होंने जर्मनी को शिकस्त दी थी वहाँ पे, लेकिन वो भी नहीं चाहेंगे। लेकिन आप मुसलसल उनको प्रोवोक कर रहे हैं। और दूसरी फ्रस्ट्रेशन पुतिन की यह है कि 1.5 बरस हो गया, कहा गया था कि 6 हफ्तों में लड़ाई जीत के वो आ जाएंगे, वो नहीं हो रही। उसकी वजह है कि धड़ाधड़ वहाँ से असला आ रहा है। अभी देखें $60 बिलियन का पैकेज वो आखिरी मरहले में है जो कांग्रेस ने अप्रूव करना है। वो $60 बिलियन का हथियार मजीद जाएंगे वहाँ पे यूक्रेन में। तो ये अमेरिका तो बड़े आराम से अपने फैसले कर रहा है, वो 10,000 दूर बैठा हुआ है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सियासी अहदाफ उनके अभी भी वो कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड जो अपनी डिमांड करा रहा है। इकोनॉमिक साइड पे उनकी कवातें शुरू हो गई हैं, चाइना के खिलाफ बहुत कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो जहाँ तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अभी भी जो है ना वो अमेरिका के हाथ में है। और यूरोप इस वक्त समझ रहा है कि हम बहुत अनसेफ हैं। जी ठीक है, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसका जो आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि वो उस तरह से हैंडल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं तमाम मामलात को। लेट्स सी आगे जाके इस मामले का क्या मुद्दा है। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।